संसद के राजनीतिक उदाहरण के संदर्भ में भारत में अविश्वास प्रस्ताव की अवधारणा। मानसून सत्र 2018। पाठक टीचिंग एंड रिसर्च एसोसिएट लॉ, GNLU सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका इसे बनाना है। अब्राहम लिंकन वर्तमान लेख अतीत के अविश्वास प्रस्तावों पर वापस प्रतिबिंबित करने के साथ साथ पाठकों को प्रस्ताव के पीछे की पूरी अवधारणा को समझाने का प्रयास करता है और मानसून सत्र 2018 में हुई हालिया राजनीतिक नौटंकी पर भी चर्चा करता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसे ऐसा क्यों कहा जाता है? खैर, चलो अविश्वास प्रस्ताव की अवधारणा को समझने के साथ शुरू करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव एक बयान या वोट है जो कहता है कि जिम्मेदारी की स्थिति, सरकार, प्रबंधकीय आदि में एक व्यक्ति को अब उस पद को धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। शायद इसलिए कि वे कुछ मामलों में अपर्याप्त हैं, दायित्वों को पूरा करने में विफल हो रहे हैं, या ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो अन्य सदस्यों को हानिकारक लगते हैं। एक संसदीय प्रस्ताव के रूप में, ये राज्य के प्रमुख को दर्शाता है कि निर्वाचित संसद को अब नियुक्त सरकार के एक या अधिक सदस्यों में विश्वास नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव एक प्रयास है जो आमतौर पर एक विपक्षी दल द्वारा सरकार को सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करने के लिए प्राप्त करने का प्रयास है। प्रस्ताव केवल लोकसभा में एक सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, और एक बार पेश किए जाने के बाद ये सांसदों को सरकार के प्रदर्शन पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है, इस पर मतदान करने से पहले कि सत्तारूढ़ पार्टी को सदन का विश्वास है या नहीं। अविश्वास प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत से थोड़ा अलग होता है, जिसे नियम 184 के तहत एक साधारण प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा पेश किया जाता है। एक सरकार विपक्षी दलों के जवाब में विश्वास प्रस्ताव लाकर अपना बहुमत साबित कर सकती है। एक बार नोटिस प्राप्त होने और उसे व्यवस्थित माने जाने के बाद अध्यक्ष प्रस्ताव पढ़ता है। यदि संसद के 50 से अधिक सदस्य इसके पक्ष में हैं, तो अध्यक्ष प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक तारीख और समय आवंटित करेगा। अध्यक्ष को हर आवश्यक प्रश्न रखना होगा जो सदन को अपने निर्णय को निर्धारित करने में मदद करेगा और भाषणों के लिए एक समय सीमा भी आवंटित कर सकता है। प्रस्ताव पर चर्चा के दिन लोकसभा के सदस्यों के पास सरकार के कामकाज पर अपने विचार रखने का अवसर होता है। एक बार यह समाप्त हो जाने के बाद सदस्य प्रस्ताव पर मतदान करते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए सत्तारूढ़ सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा, जिसका अर्थ है कि यदि सभी सदस्य उपस्थित हैं तो उसे कम से कम 273 वोटों की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद केवल तभी पद धारण कर सकते हैं जब उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो वे इस्तीफा देने के लिए बाध्य हैं। प्रधानमंत्री विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले सदन को भंग करने का सुझाव भी दे सकते हैं। संसदों में इस प्रक्रिया में कई भिन्नताएं हैं। कुछ देशों में अविश्वास प्रस्ताव सामूहिक रूप से सरकार पर या प्रधानमंत्री सहित किसी भी सदस्य पर निर्देशित किया जा सकता है। स्पेन में इसे परामर्श के बाद प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित किए जाते हैं, भले ही उनके पारित होने की कोई संभावना न हो, बस एक सरकार पर दबाव डालने या अपने स्वयं के आलोचकों को शर्मिंदा करने के लिए, जो राजनीतिक कारणों से इसके खिलाफ मतदान नहीं करने का फैसला कर सकते हैं। कई संसदीय लोकतंत्रों में अविश्वास प्रस्ताव के प्रस्ताव के रूप में समय सीमा मौजूद है, जिसमें हर 3, 4 या 6 महीने में केवल एक बार मतदान की अनुमति है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का समय राजनीतिक निर्णय का विषय है,
अपेक्षाकृत मामूली मामले पर अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग करना अनुत्पादक साबित हो सकता है यदि एक अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा अचानक उठता है जो अविश्वास प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि किसी पर हाल ही में मतदान किया गया था तो प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। कभी कभी सरकार यह घोषित करने का विकल्प चुनती है कि उसका एक विधेयक विश्वास प्रस्ताव है ताकि संसद के असंतुष्ट सदस्यों को इसके खिलाफ मतदान करने से रोका जा सके। भारत में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव को चर्चा के लिए तब स्वीकार किया जाता है जब सदन के कम से कम 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। यदि प्रस्ताव पारित होता है तो सदन प्रस्ताव पर बहस और मतदान करता है। यदि सदन के अधिकांश सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं तो प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार कार्यालय खाली करने के लिए बाध्य होती है। आचार्य कृपलानी ने विनाशकारी भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद अगस्त 1963 में लोकसभा के पटल पर पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। जुलाई 2018 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव 3 बार, मोरारजी देसाई 2 बार और जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी 1 बार का नंबर आता है। सभी अविश्वास प्रस्ताव गिर गए हैं, सिवाय इसके कि 12 जुलाई 1979 को चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया और हाल ही में नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हार गया। दल बदल विरोधी कानून के साथ सदन में बहुमत वाले दल के पास पूर्ण बहुमत होने की स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। यदि बहुमत वाली पार्टी सदन में पूर्ण बहुमत के साथ पार्टी के सदस्यों को सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए व्हिप जारी करती है तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को हटाना असंभव है। इसलिए सदन का अविश्वास अभ्यास केवल पार्टी का अविश्वास अभ्यास बन जाता है। इस अवधारणा का उपयोग पहली बार भारत के बाहर पश्चिम जर्मनी में किया गया था, लेकिन आज भी इसका उपयोग स्पेन, हंगरी, इज़राइल, पोलैंड, बेल्जियम जैसे देशों में किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव की विशिष्ट और अनूठी विशेषता संसद को किसी भी सरकार के प्रमुख से विश्वास वापस लेने की अनुमति देती है यदि संभावित उत्तराधिकारी के लिए सकारात्मक बहुमत हो। सिद्धांत ये सुनिश्चित करने का इरादा रखता है कि सरकार के एक प्रतिस्थापन प्रमुख के पास सरकार गिरने की स्थिति में शासन करने के लिए पर्याप्त संसदीय समर्थन हो। अविश्वास प्रस्ताव की पूरी अवधारणा को समझने के बाद आइए अब अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास को समझते हैं। ऐतिहासिक पहलू। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में तीसरी लोकसभा के दौरान लाया गया था जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। ये प्रस्ताव कांग्रेस और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पूर्व नेता आचार्य JB कृपलानी ने पेश किया था। 40 सांसदों द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर 21 घंटे तक बहस हुई और यह 4 दिनों तक चली। नेहरू सफलतापूर्वक प्रस्ताव को हराने में कामयाब रहे। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव 1964 में आया था। एक निर्दलीय सांसद NC चटर्जी ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 1964 से 1975 के बीच लोकसभा में 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आए। इनमें से 3 पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री के खिलाफ दायर किए गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 12 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उन्हें 1981 और 1982 के बीच 3 और विश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी सरकार की संख्या के कारण सभी विश्वास मत जीते थे। वर्ष 1979 में YB चौहान ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था।
देसाई ने इस्तीफा दे दिया था और ये पहला अविश्वास प्रस्ताव था जिसके कारण सरकार गिर गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 1987 में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था जिसे वह भारी बहुमत के कारण हराने में कामयाब रहे थे। जसवंत सिंह ने 1 लोकसभा के दौरान पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। वाजपेयी ने राव के खिलाफ एक और अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। राव ने 14 मतों के अंतर से जीत हासिल की। 1999 में अविश्वास प्रस्ताव में सबसे पेचीदा और सबसे करीबी जब वाजपेयी सरकार केवल 1 वोट से अविश्वास प्रस्ताव हार गई, जिसके कारण उनकी सरकार गिर गई। पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव 2003 में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के खिलाफ पेश किया था। जुलाई 2008 में सीपीएम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के बाद ये विश्वास मत था। भारत अमेरिका विवाद पर मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया सौदा, लेकिन सरकार ने अपना बहुमत साबित कर दिया। संवैधानिक परिप्रेक्ष्य। भारतीय संविधान अविश्वास का उल्लेख नहीं करता है, हालांकि अनुच्छेद 75 निर्दिष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी। इस अनुच्छेद का निहितार्थ ये है कि लोकसभा सांसदों का बहुमत प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संविधान का अनुच्छेद 118 संसद के दोनों सदनों को अपने कामकाज के लिए अपने स्वयं के नियम बनाने की अनुमति देता है। लोकसभा के नियम 198 में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है क्योंकि नियम 198 सदन के किसी भी सदस्य को लिखित नोटिस देने की अनुमति देता है। नोटिस दिए जाने के बाद स्पीकर इसे सदन में पढ़ते हैं और उन लोगों से पूछते हैं जो इसके पक्ष में है। यदि पक्ष में 50 सांसद हैं, तो प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक तारीख निर्धारित की जाती है। यदि बहस के दौरान और अंतिम मतदान, जो नोटिस के 10 दिनों के भीतर होना है, अधिकांश सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हैं, तो प्रस्ताव पारित हो जाता है और सत्ता में सरकार को कार्यालय खाली करना पड़ता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया। तेलुगु देशम पार्टी, तेदेपा और वाईएसआर द्वारा पेश किए गए 3 अविश्वास प्रस्ताव थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इसलिए टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। ये पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा सामना किया गया पहला अविश्वास प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव को लाए जाने का एकमात्र कारण 2019 का लोकसभा चुनाव है। विपक्षी दल प्रस्ताव का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर रहे थे कि वे वास्तव में एकजुट हैं। सभी क्षेत्रों में समग्र विकास, किसान हितैषी योजनाएं, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन से भाजपा का समय पर हटना, जीडीपी वृद्धि और मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा भाजपा की स्वीकार्यता ने कांग्रेस को ये दिखाने के लिए कृत्रिम आवश्यकता पैदा करने के लिए मजबूर किया कि सरकार सदन का विश्वास खो चुकी है। प्रस्ताव के पीछे मुख्य कारण यह था कि टीडीपी ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक विशेष दर्जे की मांग की थी जिसे केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया था और इसलिए ये कारण था। मूल रूप से भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है और शिवसेना और अन्य सहयोगी दल भी बरकरार हैं। ये कहा जाता है कि सरकार संख्या से डरती नहीं है, लेकिन ये केवल बहस से डरता है। इसका कारण ये है कि यह कोई निर्दिष्ट विषय नहीं है जिस पर चर्चा की जाती है, लेकिन कोई भी सांसद कोई भी सवाल उठा सकता है। और 4 साल बाद ये पहली बार है कि इस सरकार के साथ इस तरह की घटना हुई है। इसके अलावा पीएनबी घोटाला, कावेरी मुद्दा,
सीलिंग अभियान आदि जैसे विभिन्न मुद्दे उठाए जा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है कि सरकार क्या करती है, क्या किया है और क्या नहीं, ये सब जवाबदेही के बारे में है। तेदेपा और वाईएसआर कांग्रेस हमेशा से भाजपा के मजबूत सहयोगी रहे हैं, लेकिन उनके बीच कुछ असंतोष है। टीडीपी की 4 मांगें हैं। वे एक विशेष दर्जा चाहते हैं। जब अमरावती राज्य की राजधानी बनाई जाएगी तो भूमि अधिग्रहण का खर्च भी बहुत होगा और वे विशेष रेलवे जोन की भी मांग करते हैं, और केंद्र ने मुश्किल से 1/6 राशि का निवेश किया है। इसलिए ये गति और भाजपा के सहयोगी भी खुश नहीं दिख रहे हैं, जो हमने उत्तर प्रदेश चुनावों के दौरान देखा था। संसद पूरी तरह से बातचीत के बारे में है। ये सुनिश्चित करना सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि संसद ठीक से काम करे। पार्टियों को केवल विपक्ष से संपर्क करना चाहिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। संसद को चलाने में बहुत धन खर्च किया जाता है और ये बड़े पैमाने पर नागरिकों के प्रति भी जवाबदेह है। प्रस्ताव का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए सरकार पर दबाव डालना है, लेकिन पता नहीं क्यों एआईएडीएमके और अन्य दल कावेरी मुद्दे और अन्य आरक्षण के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। जब हम हाल के प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं, भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव को हरा दिया है और ये पहले से तय है। जब मत विभाजन हुआ तो यह माना गया कि अविश्वास के लिए हाँ 126 थे और नहीं के लिए 325 थे। विधानसभा अध्यक्ष सहित 535 सदस्यों वाले सदन में भाजपा के 273 सदस्य थे। राहुल गांधी का ये कृत्य पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने विस्फोटक भाषण को गले लगाकर समाप्त कर दिया था और नाटक यही समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें आंख मारते हुए भी देखा गया। निश्चित रूप से ये संसदीय कार्यवाही का मजाक था। संसदीय शिष्टाचार के अनुसार किसी सदस्य को सदन के नेता की कुर्सी की ओर जाने से पहले सभापति की अनुमति लेनी चाहिए, और परंपरा ये भी मांग करती है कि प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का पर्याप्त जवाब दें। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि प्रस्ताव का वास्तविक उद्देश्य किसी दिन पूरा हो जाए और सरकार वास्तव में नागरिकों के प्रति जवाबदेह महसूस करे और संसद राष्ट्र के सामने मौजूद वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच बन जाए।